बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, हम टॉपिक शुरू करते हैं आज का। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में हम देखेंगे इसमें आज कि हाइपोथायरॉयडिज्म आपके पास किन किन वजूहात की वजह से हो सकता है, कौन सी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं जो कि आपके पास हाइपोथायरॉयडिज्म करवाएंगी। ठीक है, तो वो सारी जो कंडीशंस हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम इसके काजिज देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कॉजेज हैं जो कि आपके पास हाइपोथायरॉयडिज्म करवा सकते हैं। तो सबसे मेन आपके पास सबसे पहले आयोडीन डेफिशिएंसी। ठीक है, अगर किसी बंदे में आयोडीन की डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से उस बंदे में हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। इसी के पैरेलल आपके पास अगर आयोडीन एक्सेस में है तो ये भी आपके पास क्या करेगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म करवा देगा। ठीक है, कैसे करवाएगा तो आप सबको पता है कि वुल्फ चेकऑफ इफेक्ट, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि वुल्फ चेकऑफ इफेक्ट जो है उसकी वजह से आपके पास आयोडीन एक्सेस में होगा तो फिर भी आपके पास हाइपोथायरॉयडिज्म काज करवा देगा। उसके बाद आपके पास कॉन्जेनिटल काज हो सकती है कि कोई कॉन्जेनिटल कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म, कि अगर कोई बेबी है, ठीक है, तो उसका जो वो आपके पास जो ग्लैंड था, थायराइड ग्लैंड था, उसकी डिसजेनेसिस एजेनेसिस हो गई है कि प्रॉपरली उसका थायराइड ग्लैंड है जो बना नहीं है, तो इस वजह से भी आपके पास कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमारे पास एंटी एरिथमिक ड्रग होती है जिसको हम बोलते हैं एमियोड्रोन। एमियोड्रोन, ठीक है, तो ये जो ड्रग है ये भी आपके पास हाइपोथायरॉयडिज्म काज करवा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास थायरोडाइटिस की कंडीशन है कि कोई भी आपके पास इन्फ्लेमेशन अगर हो जाएगी, थायरोइडाइटिस, ठीक है, कि अगर इन्फ्लेमेशन है थायराइड ग्लैंड की, अगर इन्फ्लेमेशन है तो ये भी आपके पास हाइपोथायरॉयडिज्म काज करवा सकती है। तो इसमें आपके पास तीन चीजें, हमारे पास तीन डिजीजेज हैं जो कि आपके पास थायरोइडाइटिस में इन्वॉल्व होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपके पास हाशीमोटो, हाशीमोटो थायरोइडाइटिस। उसके बाद आपके पास सब एक्यूट, सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस, ठीक है, और उसके अलावा रिडल, रिडल्स थायरोइडाइटिस। ठीक है, तो ये तीन आपके पास थायरोइडाइटिस की कंडीशन है जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म काज करवाएंगी। ठीक है जी, तो ये सारी कंडीशंस जो हैं ये हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्या रीजन है इसके पीछे वो हम देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयोडीन डेफिशिएंसी। तो आयोडीन डेफिशिएंसी जब हमने फॉर्मेशन पढ़ी थी, तो अगर किसी बंदे की बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी, आयोडीन ही उसकी बॉडी में कम है, ठीक है, वो प्रॉपर आयोडीन ही नहीं ले पा रहा, ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास तीन प्रोसेस होते हैं आपके थायराइड की फॉर्मेशन में। कौन कौन सा? ऑक्सीडेशन, ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑर्गेनिफिकेशन, ठीक है, और तीसरे नंबर पे आपके पास कपलिंग। तो ये जो तीनों प्रोसेस हैं विदाउट आयोडीन, अगर आयोडीन नहीं है तो ये तीनों प्रोसेस नहीं होंगे, और ये तीनों प्रोसेस होते हैं तो नेक्स्ट आपके पास T3 T4 बनता है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो एक रीजन हमारे पास जो थी आयोडीन डेफिशिएंसी वो हमें पता चल गया कि किस तरह से होती है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो आयोडीन एक्सेस में है, अगर ज्यादा आयोडीन है ना, एक्सेस में आयोडीन अगर कोई बंदा ले रहा है तो उसकी बॉडी में आयोडीन अगर ज्यादा है, तो मैंने बताया था कि वुल्फ चेक ऑफ इफेक्ट होता है कि आपके पास जो ऑर्गेनिफिकेशन का प्रोसेस है ना, ऑर्गेनिफिकेशन का प्रोसेस जो है उसको इनहिबिट कर दिया जाता है। क्यों इनहिबिट कर दिया जाता है? ताकि अगर ज्यादा से ज्यादा आयोडीन यूटिलाइज हो और ज्यादा से ज्यादा आपके पास T3 T4 बन जाए तो ये आपके पास हाइपर थायरॉइडिज्म की काज करवा देगा। ये क्या करवा देगा? हाइपर थायरॉइडिज्म। तो ये आपके पास एज अ क्या काम कर सकता, क्या काम करता है, मतलब कि एज अ ये प्रिवेंशन के तौर पे काम करता है, मतलब कि ये हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं होने देता, ठीक है, तो गार्ड के तौर पे काम करता है जिसको हम बोलते हैं वुल्फ चेक ऑफ इफेक्ट। तो इस वजह से भी आपको वुल्फ चेक ऑफ इफेक्ट, तो ये आपके पास ये कंडीशन है जो कि
हाइपोथायरॉयडिज्म करवा देगी। एक्सेस में आयोडीन होगी तो ऑर्गेनिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो आपके पास इनहिबिट हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, एंड पे पढ़ते हैं। और एम्यूड्रोन का मैं बता देता हूँ। एम्यूड्रोन आपके पास ड्रग होती है, और इसमें आपको इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें ना, तो स्ट्रक्चरली अगर ये एम्यूड्रोन है ना, एम्यूड्रोन, तो बेसिकली ये आपके पास मेनली कंजिस्ट होती है आयोडीन के ऊपर। तो इसमें मेनली आपके पास आयोडीन होता है। ठीक है जी, आयोडीन आपके पास मेन इसमें मुश्तमिल होता है, मतलब कि ये जो ड्रग होती है इसमें आयोडीन बहुत ज्यादा मिकदार में होता है। तो अगर आयोडीन ज्यादा मिकदार में है तो सेम वही फिनोमिना होगा कि आपके पास वुल्फ चेकऑफ इफेक्ट हो जाएगा। अगर आयोडीन ज्यादा आ रहा है, किसी भी सूरत से ज्यादा आ रहा है, बेशक वो ड्रग की सूरत से ज्यादा आ रहा है, किसी भी सूरत में अगर बॉडी में ज्यादा है, तो वो आपके पास क्या करेगा कि ऑर्गेनिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको इनहिबिट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास नेक्स्ट T3 T4 जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है, एक ये प्रोसेस है। और नेक्स्ट एक और फिनोमिना ये है कि आपके पास होता कुछ इस तरह से है कि हम अगर बात करें T3 या T4 की, तो हमारे पास जो T4 होता है ना, T4 ये कन्वर्ट होता है हमारे पास T3 में। ठीक है, और T3 जो होता है वो एक्टिव होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है जिसको हम कहते हैं 5' डी आयोडीनेज। ठीक है, तो अब आपके पास होता ये है कि जो बंदा जो है वो एम्यूड्रोन ड्रग यूज कर रहा है, एम्यूड्रोन, तो एम्यूड्रोन ड्रग अगर वो ले रहा है, तो वो आपके पास क्या होगी कि ये जो प्रोसेस चल रहा होता है, एम्यूड्रोन आपके पास कॉम्पेटिटिवली इसको इनहिबिट कर देती है। मतलब कि ये जो 5' डी आयोडीनेज है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है एम्यूड्रोन का, वो मिमिक कर रहा होता है T4 के साथ। ठीक हो गया, तो एम्यूड्रोन इस पाथवे में यूटिलाइज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, यहां पे यूटिलाइज होना शुरू हो जाती है। जब एम्यूड्रोन हमारे पास यहां पे यूटिलाइज होगी T4 की जगह, ठीक है, कॉम्पेटिटिव कॉम्पेटिवली वो आपके पास T4 की जगह जाके लगेगी, और नेक्स्ट ये काम करती है कि वो 5' डी आयोडीनेज को इनहिबिट कर देती है। ठीक है, इसके पास ये आपके पास ये परफॉर्म मतलब कि ये फिनोमिना होता है इसका, कि जब ये सिलेक्ट हो जाती है इस प्रोसेस में, तो यहाँ पे जाके ये 5' डी आयोडीनेज जो इंजाइम है उसको इनहिबिट कर देती है। जब ये इसको इनहिबिट कर देगी तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली T3 का लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो आपके पास T3 का लेवल आपके पास किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नॉर्मल T3 T4 के लिए, मतलब कि वो थायराइड को नॉर्मल रखता है बॉडी में। तो अगर T3 कम हो जाएगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये भी आपके पास एक रीजन है इसकी। दो रीजन है एम्यूड्रोन की, एक तो वो आपके पास जो पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 into T3 इसको इनहिबिट कर देती है, और दूसरा आपके पास इसमें आयोडीन बहुत ज्यादा मिकदार में होता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो हैं थायरोइडाइटिस। ठीक है, थायरोइडाइटिस। तो थायरोइडाइटिस, थायराइड से हमें पता चल रहा है कि थायराइड आइटिस का मतलब है कि इन्फ्लामेशन, और अगर थायराइड की इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो ये कंडीशन हमारे पास होती है थायरोइडाइटिस। इसमें हमारे पास तीन डिजीजेज हैं जो मेन काज करवाती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायरोइडाइटिस। ठीक है जी, उसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमारे पास होती है हाशिमोटो थायराइडाइटिस। हाशिमोटोज थायराइडाइटिस। ठीक है, दो हो गई। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो डिजीज है वो हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं रिडल थायरोइडाइटिस। ठीक है, अब मेन जो हमारे पास, मैंने ये तीनों इकट्ठी क्यों लिखी हैं, तो तीनों इन्फ्लेमेशन है। तो हम किस तरह से इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सी आपके पास दूसरे से जो है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमेशा जो सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायरोइडाइटिस, ये जो कंडीशन होती है,
ये हमेशा पोस्ट वायरल होगी। पोस्ट वायरल, अगर किसी बंदे को कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो वायरल इन्फेक्शन होने के बाद आफ्टर 2 वीक 3 वीक उसको क्या होगा कि थायरोइडाइटिस की कंडीशन मिलेगी। ये इसका की पॉइंट है, ये आपको कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि इसका की पॉइंट क्या है, कि ये पोस्ट वायरल होती है। ठीक हो गया जी। और ये आपके पास बहुत ही ज्यादा पेनफुल कंडीशन है। पेनफुल कंडीशन है किस तरह से, मतलब कि थायराइड ग्लैंड आपके पास नेक रीजन में होता है, तो ग्यूटर तो जाहिर बात है बनेगा, ग्यूटर जो होगा वो बहुत ज्यादा पेनफुल होगा। ठीक हो गया। इसके साथ जो स्पेसिफिक दो आपने बातें याद रखनी है, वो ये याद रखनी है और ये कभी नहीं भूलनी, और ये हमेशा आपको एमसीक्यूज पिक करने में हेल्पफुल होंगी। पेनफुल और पोस्ट वायरल जब भी होगा, बाकी वो आपके पास जो कंडीशन देगा, जाहिर बात है आपको पता है कि ये हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है, तो वो सारे जो आपके पास इसमें साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं वो वही होंगे। इंक्रीज बॉडी वेट, हाइपोरिफ्लेक्सिया, ब्रेडिकार्डिया। ठीक है जी। तो वो सारी चीजें जो है वो कॉमन मिलेंगी आपको। सीरम में T3 T4 का लेवल कम होगा, TSH का लेवल ज्यादा होगा, तो वो बातें हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो ये मेन थी। हाशीमोटो थायरोइडाइटिस, ये हमारे पास जो कंडीशन होती है ना, इसमें मोस्ट कॉमन मेनली हमारे पास एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज मिलती हैं। ठीक है। एंटी थायरोइड परऑक्सीडेज जो हमारे पास इंजाइम था वो इन्वॉल्व हो रहा था किन किन जगह पे, आपके पास ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन, और उसके अलावा हमारे पास कपलिंग में इन्वॉल्व हो रहा था। तो ये आपके पास इसमें मिलेंगी एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज। ठीक है। और इसके अलावा एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज। दो बातें हो गई हैं जो कि आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके रिलेटेड। अच्छा, एंटी टीपीओ थायराइड परऑक्सीडेज एंटीबॉडी अगर मिल रही हैं और एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज मिल रही हैं, ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ठीक है जी। अब इसके अलावा हमारे पास ऐसी कौन सी डिजीज थी कि जिसमें हमारे पास एंटी टीएसएच एंटीबॉडीज मिल रही थी, जो कल हमने डिजीज पढ़ी थी। ठीक है। तो ये डिफरेंशियल है उसके साथ, उसमें एंटी टीएसएच एंटीबॉडीज मिल रही थी जो कि थायराइड हार्मोन के लेवल को ज्यादा कर रही थी। ठीक हो गया। दो बातें होगी। रिडल थायरोइडाइटिस मेनली आपके पास क्या होता है कि ये आपके पास, इसको कहते हैं फाइब्रस डिजीज। ठीक है जी। और अब ये जो फाइब्रस डिजीज है, मतलब कि फाइब्रोसिस हो जाएगी बहुत ज्यादा, और ये आपके पास पेनलेस कंडीशन होती है। पेनलेस कंडीशन। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं इन तीनों के, जो कि आपको पहले से ही पता होना चाहिए। कोई भी बंदा आपसे पूछ लेता है कि आपके पास रिडल थायरोइडाइटिस क्या होता है, तो आपको ये दोनों बातें पता होनी चाहिए कि वो पेनलेस होगी, फाइब्रस डिजीज है। ठीक है जी। थायराइड को तो इन्वॉल्व करिए, वो कॉमन है इसमें, एंटी टीपीओ और एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, और ये दोनों बातें होगी। इसके अलावा जो मेन अहम चीज है, कल मैंने आपको एक बात बताई थी जब हमने शुरू किया था, कि हमारे पास होता कुछ इस तरह से है कि कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जिसमें पहले हाइपर थायरोइडिज्म होता है, हाइपर थायरोइडिज्म, फिर उसके बाद आपके पास यूथायरॉइड स्टेट आती है, और यूथायरॉइड स्टेट आने के बाद दोबारा से आपके पास क्या हो जाता है, ये इस तरह से हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो जाती है। मतलब कि आपके पास यहां पे हाइपर हुआ, हाइपर थायरॉयडिज्म, फिर उसके बाद दरमियान में आपके पास यहां पे क्या हुआ कि ना थायराइड का लेवल ज्यादा था ना कम था, इक्वल अमाउंट में आ गया, तो इसको हम कहते हैं यूथायरॉइड स्टेट। यूथायरॉइड स्टेट। और फिर उसके बाद क्या होता है कि दोबारा से आपके पास एंड पे जो नो क्रोनिकली, मतलब प्रोग्रेसिवली हाइपोथायरॉइड के साथ पेशेंट मिल रहा होता है, हाइपोथायरॉइडिज्म। तो ये जो जितनी भी डिजीजेज हैं, इनमें ये जो पैटर्न होगा ना वो फॉलो किया जाएगा। मतलब कि ये जो सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस थायरोइडाइटिस है, इसमें पहले हाइपरथायरॉइडिज्म होगा, फिर आपके पास आफ्टर सम टाइम हाइपो हो जाएगा। ठीक है। हम डिस्कस करेंगे क्यों होगा। हाशीमोटो थायरोइडाइटिस में भी ऐसे ही होता है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये चीजें जो हैं वो आपको एमसीक्यूज के हिसाब से पूछी जाएंगी। अच्छा, हमारे पास जो थायरोइडाइटिस की कंडीशन होती है ना, ग्रैनुलोमेटस, सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस थायरोइडाइटिस, ये जो कंडीशन होती है ना, इसमें पहले हाइपरथायरोडिज्म होगा, सेम ये फिनोमिना होगा। अच्छा, इसको हम कहते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। ये जो फिनोमिना है ना, इसको कहते हैं
थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है। पहले हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ, फिर यूथायरॉयड स्टेट आई, और फिर हाइपोथायरॉयडिज्म की स्टेट हो गई। ये जो दोनों डिजीज है ना, ये आपके पास जो है सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस, इसमें भी ये थायरोटॉक्सिकोसिस का पैटर्न देखने को मिलेगा, और हाशिमोटो थायरोडाइटिस में भी आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन जो रिडल थायरोडाइटिस होता है, ये आपके पास जो डिजीज होती है, यहां पे आपके पास प्रोग्रेसिव हाइपोथायरॉयडिज्म मिलेगा, प्रोग्रेसिव। आहिस्ता आहिस्ता से हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि पहले T3 T4 का लेवल बढ़ जाएगा, इन दोनों में पहले बढ़ेगा। अर्ली स्टेजेस में T3 T4 बढ़ेगा, इसमें भी अर्ली स्टेजेस में T3 T4 बढ़ेगा। ये हम बात करेंगे कि क्यों बढ़ेगा, क्या वजह है। लेकिन इसमें आपके पास जो है प्रोग्रेसिवली ही आपके पास जो T3 का लेवल है वो डिक्रीज होगा, आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो ये जो है वो मेन डिफरेंस है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं बुक पे, और बुक पे देखते हैं कि हमारे पास, अब हम अलहदा अलहदा ना डिफरेंट एक एक डिजीज को देखेंगे, उसमें क्या क्या चीज अहम है, और फिर उसको डिस्कस करते हैं। ये है जी हमारे पास हाइपोथायरोडिज्म। तो हाइपोथायरोडिज्म में हमने देखा कि हमारे पास क्या था, कि हाशीमोटो थायरोडाइटिस, ठीक है जी। और हाशीमोटो थायरोडाइटिस हमारे पास वो ये कह रहा है कि ये क्रोनिक ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस है, ठीक है जी। एक बात हमें पता चल गई कि ये क्रोनिक डिजीज है, ऑटो इम्यून है। हम डिस्कस करेंगे इस बात को। फिर वो ये कह रहा है मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपोथायरोडिज्म इन आयोडीन सफिशिएंट रीजन, ये मोस्ट कॉमन काज है, एसोसिएटेड विद HLA-DR3, ठीक है जी। और उसके अलावा इंक्रीज रिस्क ऑफ प्राइमरी थायरो सॉरी प्राइमरी थायराइड लिम्फोमा, कि ये प्राइमरी थायराइड लिम्फोमा जो है इसका रिस्क बढ़ा देती है, टिपिकली डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। तो ये आपके पास एमसीक्यूज है, इसको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। ठीक हो गया कि ये किस तरह से प्राइमरी थायराइड लिम्फोमा का रिस्क कैसे बढ़ा देगी, ओके हो गया जी। फिर उसके बाद वो ये कह रहा है कि फाइंडिंग्स जो है मॉडरेटली इनलार्ज होगा और नॉन टेंडर होगा। टेंडर का मतलब होता है पेनफुल, तो इसमें हमेशा ही आपको पेनलेस मिलेगा, जो थायराइड होगा वो पेनलेस मिलेगा। ग्विटर बन जाएगा, क्यों बन जाएगा वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो पेनलेस होगा। मे बी प्रीसीडेड बाय ट्रांजिएंट हाइपरथायरॉइड स्टेट, ठीक है जी। और हैशीटॉक्सिकोसिस ड्यू टू फॉलिकुलर रप्चर एंड थायराइड हार्मोन रिलीज, कि हाशीटॉक्सिकोसिस क्यों होगा, किस वजह से होगा। फिर उसके बाद वो ये कह रहा है कि अगर हम सीरोलॉजिकली टेस्ट देखते हैं तो उसमें हमारे पास एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज एंड एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज मिलती हैं। एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज क्या होती हैं और एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज क्या होती हैं, ये भी हम देख लेंगे। इसके बाद हिस्टोलॉजिकली पिक्चर जब देखी तो हर्थल सेल मिले और लिम्फोइड एग्रीगेट विद जर्मिनल सेंटर्स, ठीक है। ये हम देखेंगे कि हिस्टोलॉजिकली पिक्चर हमें क्या मिला। और फिर उसके बाद पोस्टमार्टम जो है ना वो उसके बाद हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी पैथोजेनेसिस से शुरू करते हैं कि हाशीमोटो थायरोडाइटिस जो है वो हमारे पास क्या है और किस तरह से। हाशीमोटोस थायरोइडाइटिस, ठीक है जी। ये आपके पास उसने लिखा हुआ है कि ये क्रोनिक लिम्फोसिटिक इन्फ्लामेशन है, ठीक है। कि आपके पास इसमें होगा क्या, कि जो लिम्फोसाइट सेल हैं वो आपके पास बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास ये जो इन्फ्लामेशन होती है उसमें मोस्ट कॉमनली हाशीमोटो थायरोडाइटिस की इन्फ्लामेशन में मोस्ट कॉमनली कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पास लिम्फोसिटिक इन्फ्लामेशन होती है, कि इसमें मेनली लिम्फोसाइट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज, ठीक है, ये क्या होती है कि आपके पास एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज, और उसके अलावा एंटी थायरोग्लोबुलिन,
थायरोग्लोबुलिन, ठीक है। थायरोग्लोबुलिन आपके पास, मैंने कहा था कि ये आपके पास जो फॉलिकल सेल है ना, ये फॉलिकल सेल है। एक फॉलिकल सेल मैंने बनाया, या इस तरह के बहुत से होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये जो सेल होते हैं फॉलिकल्स के, यहाँ से एक प्रोटीन रिलीज होती है, बन के आती है कोलाइड में। यहाँ पे आपके पास जो स्पेस होती है, जिसको हम बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन, तो ये थायरोग्लोबुलिन है। और उस पे बहुत से टायरोसिन रेजिड्यूज, यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि टायरोसिन बहुत से अटैच होते हैं उसके साथ। तो मेनली थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, और उसके साथ आपके पास आयोडीन इस तरह से अटैच होता है। तो मेनली आपके पास जो प्रोटीन होती है ना, वो आपके पास थायरोग्लोबुलिन होती है। तो ये जो रेड वाली प्रोटीन है, ये आपके पास इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं। एंटी टीपीयू एंटीबॉडीज कौन सी होंगी, ये हमारे पास, मैं यहां से आपको दिखाता हूं कि हमने एक प्रोसेस देखा था जब हमने फॉर्मेशन देखी थी ना, थायराइड ग्लैंड की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो जो प्रोसेस था वहां पे, ये देख सकते हैं आप कि हमारे पास यहाँ पे ये जो इंजाइम है, ये जो इंजाइम है ना, थायराइड पेरोक्सीडेज, जो कि आपके पास ऑक्सीडेशन, फिर उसके बाद ऑर्गेनिफिकेशन, कपलिंग, ये सारा प्रोसेस जो इंजाइम करवाता है, इसके खिलाफ भी एंटीबॉडीज बन जाती हैं। ठीक हो गया जी। और थायरोग्लोबुलिन जो है, ये आपके पास जो पड़ी होती है फॉलिकल सेल के एपिथेलियल से, और फिर आपके पास आ जाती है फॉलिकुलर ल्यूमन में। इन दोनों के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएंगी, इसमें हाशिमोटो थायरोडाइटिस में। ठीक हो गया जी। अच्छा, बनती क्यों है आपके पास? ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स ये होता है कि आपकी अपने ही बॉडी के खिलाफ आपका इम्यून सिस्टम जो है ना, वो रिएक्ट करना शुरू कर दिया उसने अपने ही इम्यून, अपने ही बॉडी के खिलाफ। मतलब कि आपके पास ये अगर थायराइड का फॉलिकल है ना, एक फॉलिकल है, ठीक है, तो आपके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो होगा, एपीसी, वो आपके पास यहाँ पे इसकी जो प्रोटीन है ना, वो उसको ऐसे कंसीडर कर लेगा जैसे कि वो आपके पास कोई इन्वेडर है, मतलब कि फॉरेन इन्वेडर्स है, मतलब कि कोई वायरल प्रोटीन है, कोई वायरल प्रोटीन है। ठीक है, वो उसको एज अ, मतलब जैसे हमारी बॉडी जो है ना, डेली बहुत से हमारे पास बैक्टीरिया वायरस जो है ना, वो हमारी इम्यून सेल जो है उसको डिटॉक्सिफाई करता रहता है, मारता रहता है। ठीक हो गया। तो समहाउ ऐसे होगा कि किसी के अगर इम्यून सिस्टम में HLA-DR3 आपके पास ह्यूमन ल्यूकोसिटिक एंटीजन जो आपके पास जीन में म्यूटेशन है, तो वो अपनी ही बॉडी को एज अ एंटीजन कंसीडर कर लेगा, और इसके खिलाफ क्या बना देगा, इसके खिलाफ ये आपके पास इसको एज अ एंटीजन कंसीडर कर लेगा। जब इसको एज अ एंटीजन कंसीडर कर लेगा, तो फिनोमिना फर्दर ये चलता है कि वो आपके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल फर्दर आपके पास किधर जाते हैं, लिम्फोइड सेल्स। ठीक हो गया, वहां पे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो वहां पे आपके पास फर्दर CD4 टी सेल पड़े होते हैं, उनकी प्रोलिफरेशन होगी। वो नेक्स्ट आपके पास ट्यूमर इंटरफेरोन गामा, ठीक है जी, इंटरफेरोन गामा, और उसके अलावा आपके पास इंटरल्यूकन 2, इनको रिलीज करेंगे। इसके नतीजे में फर्दर CD4 टी सेल्स की आपके पास फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, वो ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, मैक्रोफेजिस भी आ जाएंगे। ठीक हो गया। ये फर्दर साइटोकाइंस और रिलीज करेंगे। इंटरल्यूकन 2 क्या करेंगे कि आपके पास बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स जो हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई कराना शुरू कर देंगे। तो इसके नतीजे में बी सेल्स जो होंगे वो फर्दर प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और प्लाज्मा सेल आपके पास नेक्स्ट क्या बना देगा, एंटी बॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बना देगा। और ये जो आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स था, इसके नतीजे में ये एंटीबॉडीज बनेंगी, और बनने के बाद इसको मारना शुरू कर देंगी। ठीक हो गया। किसके खिलाफ किसको मारेंगी, मेन आपके पास जो मैंने बताया था कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल किन दो जो प्रोडक्ट हैं उनको एज अ एंटीजन कंसीडर करेंगे, जो इंजाइम होता है थायराइड पेरोक्सीडेज और थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन, और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी। जब आपके पास इम्यून रिस्पॉन्स होगा, सारा कुछ चलेगा, तो उसके नतीजे में आपके पास यहाँ पे इसकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, फॉलिकल्स की डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। यहाँ पे लड़ाई होगी, लड़ाई होने के बाद यहाँ पे तोड़ फोड़ होगी, और जब तोड़ फोड़ होगी तो उसके नतीजे में आपके पास जो आपका जो फॉलिकल है, ये जो फॉलिकल था, इसके अंदर जो स्टोर T3 T4 पड़ा है,
वो आपके पास फौरी तौर पे रिलीज हो जाएगा। जब वो फौरी तौर पे रिलीज होगा तो अर्ली कंडीशन में आपको T4 और T3 का लेवल जो होगा वो आपको ज्यादा मिलेगा, और इसको बोलते हैं हाशी टॉक्सिकोसिस। हाशी टॉक्सिकोसिस, तो ये कंडीशन होती है। ठीक हो गया। अर्ली कंडीशन में ज्यादा होगा जब डिस्ट्रक्शन शुरू हुई इम्यून रिस्पॉन्स के नतीजे में, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि फिर यूथायरॉइड स्टेट आती है। यूथायरॉइड स्टेट का मतलब होता है कि सीरम में थायराइड का लेवल जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है, ना ज्यादा होता है ना कम होता है। फिर उसके बाद नॉर्मल के बाद फिर नीचे को जाना शुरू कर देगा, और फिर आपके पास दोबारा से जो क्रॉनिकली एट द एंड ऑफ द, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता आपके पास, आहिस्ता आहिस्ता नहीं, ये जो होती है ना कंडीशन, ये आपके पास 1 वीक to 2 वीक इतने ही टाइम तक ये आपके पास कंडीशन रहेगी। ठीक हो गया। और उसके बाद सीरम में आपको T4 T3 जो होगा वो ज्यादा मिलेगा। ठीक है जी। और पीछे से आपको TSH जो होगा वो कम मिलेगा। तो ऐसे ऐसे लगेगा कि जैसे आपको हाइपर थायरोडिज्म की कंडीशन है, मतलब सीरम तो ये बता रहा है, लेकिन तो उसके बरक्स जब सीरोलॉजिकली टेस्ट देखेंगे, जब हम देखेंगे कि एंटीबॉडीज, तो वो हमारे पास क्या मिलेंगी, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज, और उसके अलावा हमारे पास मिलेंगी एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज। ठीक है, सीरोलॉजिकली टेस्ट पे। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एट द एंड आपके पास हाइपोथायरॉइडिज्म की कंडीशन हो जाएगी। हाइपोथायरॉइडिज्म की कंडीशन हो जाएगी, और एंड पे आपको T3 जो होगा वो कम ही मिलेगा। ठीक हो गया। तो ये थी इसकी पैथोजेंसिस। ठीक है, हमने पैथोजेंसिस की बात कर ली। अब हम देखते हैं कि हमारे पास, उसने कहा है कि ये आपके पास क्या करवा देगा, जर्मिनल लिम्फोमा करवा देगा, बी सेल लिम्फोमा, थायराइड लिम्फोमा। उसका ये मतलब है कि ये जो लिम्फोसाइट हैं, ये हमारे पास जो बी लिम्फोसाइट्स है ना, प्लाज्मा, ये आपके पास बी सेल जो थे, और ये आपके पास जो टी सेल हैं, ये सर्कुलेशन से हमारे पास ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएंगे कि थायराइड में आके अकोमोलेट हो जाएंगे। ये आपके पास अगर मैं थायराइड ग्लैंड बनाऊं, ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड है, तो यहाँ पे अब आपके पास जो इम्यून सेल हैं ये फॉलिकल्स हैं। ठीक है, तो फॉलिकल्स हैं मेनली आपके पास, इधर बहुत ज्यादा आपके पास इम्यून सेल्स आ चुके हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स, ये सारे लिम्फोसाइट्स हैं। तो लिम्फोसिटिक इन्फ्लेमेशन जो है वो इसी वजह से होती है कि बहुत ज्यादा लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हिस्टोलॉजिकली पिक्चर पे हमें कुछ इस तरह से जो इमेज मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी कि बहुत ज्यादा लिम्फोसाइट्स जो होंगे वो इस तरह से अकोमोलेट मिलेंगे, बहुत ज्यादा यहाँ इस तरह से इकट्ठे मिलेंगे, और वो उन्होंने इस तरह से एक जोन सेंटर सा बनाया होगा। और ये सेम जोन सेंटर जो होता है ना, वो आपके पास कहाँ पड़ा होता है, इसके अलावा और कौन सी जगह जिधर पड़ा होता है आपके पास, लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, पता है किसी को? हेलो, यार बोला करो, आप लोग भी, कौन कौन है आया हुआ? अच्छा जी, दोबारा हम चलते हैं। तो हमारे पास इस तरह से क्या होगा कि जर्मिनल जोन बन जाएगा। ठीक है, तो सेम इसी तरह की इमेज जो होती है वो हमें बी सेल लिम्फोमा में भी मिलती है। तो इसी वजह से इसको हम कहेंगे कि थायराइड लिम्फोमा का जो रिस्क है वो बढ़ा देगा, और बी सेल मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं, तो इस तरह से बी सेल लिम्फोमा का रिस्क भी बढ़ जाता है। एक और उन्होंने बात की हुई है हर्थल सेल। हर्थल सेल जो हिस्टोलॉजिकली पिक्चर जो हमें मिलती है वो इतनी अहम नहीं है, ना एग्जामिनेशन के लिहाज से ज्यादा अहम है। वो ये होता है सिर्फ कि जो फॉलिकल है ना, अगर ये हमारे पास फॉलिकल है, ये अगर फॉलिकल्स है ना, तो फॉलिकल्स में बहुत ज्यादा जब लिम्फोसाइट्स आ जाएंगे तो ये आपके पास इयोसिनोफिलिक नजर आएगा। इयोसिनोफिल का मतलब होता है रेड, पिंक, सॉरी पिंक होता है, पिंक को इयोसिनोफिलिक कहते हैं। तो फॉलिकल्स जो होंगे ना वो हमें ज्यादा पिंक नजर आएंगे। तो बस इसका यही मतलब है कि पिंक आपको फॉलिकल्स नजर आएंगे, और उसके बाद इस तरह से जर्मिनल जोन्स, जर्मिनल सेंटर्स मिलेंगे जो रिच इन द लिम्फोसाइट्स को, जो कि लिम्फोसाइट से भरे होंगे। तो ये हमारे पास थी बात जो कि थी हाशिमोटो थायरोडाइटिस के रिलेटेड। ठीक है जी।
अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव थायरोइडाइटिस में उसने क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, उसको डिस्कस करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव थायरोइडाइटिस हमारे पास जो है, ये माइल्ड सेल्फ लिमिटेड वेरिएंट ऑफ हाशिमोटो थायरोइडाइटिस अराइजिंग लेस देन 1 ईयर आफ्टर डिलीवरी। ये कंडीशन हमेशा डिलीवरी, अगर किसी मदर मतलब उसने बेबी को डिलीवर किया है ना, तो उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद 1 साल के अंदर अंदर क्या होगा कि उसको ये कंडीशन देखने को मिलेगी, पोस्ट पार्टम थायरोइडाइटिस। ठीक है जी। अच्छा सॉरी यार, एक बात मैं आपको बताने वाली मतलब नहीं बताई, वो ये कंडीशन है कि जैसे सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायरोइडाइटिस है ना, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसमें ये होता है कि दोबारा से थायराइड जो होता है ना वो रिकवर हो जाता है, दोबारा से वो ठीक अपनी असल हालत में आ जाएगा। ठीक है जी। लेकिन ये जो हाशिमोटो थायरोइडाइटिस है ना, इसमें आपके पास जो थायराइड ग्लैंड ग्लैंड होता है वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाता है, कंप्लीट उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोबारा से अपनी सही हालत में नहीं होता, एट्रोफीड सेल हो जाते हैं, जो फॉलिकल्स होते हैं उनकी एट्रोफी हो जाती है और वो पूरी तौर पे खत्म हो जाती हैं। ठीक है, सॉरी ये बात बतानी थी, ठीक हो गया जी। अच्छा, पोस्ट पोस्टपार्टम थायरोइडाइटिस, अगर सॉरी प्रेग्नेंट फीमेल थी, प्रेग्नेंट फीमेल में उसको अर्ली कोई हाशीमोटो थायरोइडाइटिस की कंडीशन थी पहले। ठीक है, मतलब कि उसको पहले हाशीमोटो थायरोइडाइटिस था और उसके बाद वो क्या होगी, वो प्रेग्नेंट हो गई है। ठीक है, तो जब प्रेगनेंसी हो जाती है ना, तो प्रेगनेंसी के दौरान नेचर का, अल्लाह ताला ने ये कानून है कि मतलब उस दौरान हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है ना, बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ताकि बेबी को, जो फीटस है ना, उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचे, तो इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो लेस हो जाता है। तो वो जो हमारे पास CD4 सेल्स बी, आपके पास बी सेल्स जो थे वो एक्टिवेट हो रहे थे, वो आपके पास ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो उनकी एक्टिवेशन डिक्रीज हो जाती है, इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाता है। ओके हो गया। लेकिन पेशेंट जो था वो पहले से हाशिमोटो थायरोइडाइटिस का था। अब जैसे ही डिलीवरी हुई, तो डिलीवरी होने के बाद फौरी तौर पे ये जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना, ये दोबारा से अपने पीक पे आ जाता है। तो जब दोबारा से पीक पे आएगा, तो जब पीक पे आएगा तो उस कंडीशन में दोबारा से आपको क्या मिलेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है जी। अच्छा, इसमें और ऊपर वाले में डिफरेंस क्या है कि इसमें आपके पास ये हैशीटॉक्सिकोसिस की कंडीशन नहीं मिलती, कि पहले हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, फिर यूथायरॉयड और फिर हाइपोथायरॉयडिज्म, ऐसा कुछ नहीं होगा। पोस्ट ऑपरेटिव थायरोइडाइटिस में फौरी तौर पे जो फीमेल होगी वो हाइपोथायरॉयडिज्म में चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि वो जो एंटीबॉडीज बनेगी वो फौरी तौर पे डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक हो गया उसको। अच्छा, इसके अलावा दूसरी ये बात है कि ये आपके पास ऑटो रिकवर होता है, कि मतलब ऐसी कंडीशन होगी, मतलब 60% चांस है कि ये पेशेंट जो था वो हाइपोथायरॉयडिज्म में ही रहे, कि मतलब फीमेल थी, उसको डिलीवरी हुई और वो क्या हुआ कि पोस्ट पार्टम थायरोइडाइटिस की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म में चली गई। 60% चांस होता है कि वो दोबारा रिकवर हो जाती है, विद इन 1 ईयर दोबारा से वो कंडीशन जो होती है उसकी ठीक हो जाती है। लेकिन हाशीमोटो थायरोइडाइटिस की जो कंडीशन होती है, इसमें वो दोबारा से ठीक नहीं होती, बल्कि जो थायराइड ग्लैंड होता है वो एट्रोफीड हो जाती है उसकी, मतलब वो सेल खत्म हो जाते हैं। जो मैंने ऊपर बात की थी ना आपको, हर्थल सेल, तो ये जो आपको इमेज नजर आ रही है ये हर्थल सेल है, इयोसिनोफिलिक सेल नजर आते हैं। और दूसरा ऊपर जो हमने बात की थी कि बी सेल लिम्फोमा, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, ठीक है, वो आपके पास ये देखें कि ये आपके पास ये जो जर्मिनल सेंटर इस तरह से गोल गोल दायरे, ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, लिम्फोसाइट हैं। ये सारे लिम्फोसाइट, ये छोटे छोटे जो दाने नजर आ रहे हैं ना आपको, और इन्होंने जो सर्कल बनाया हुआ है, तो इस तरह से थायराइड के अंदर बहुत ज्यादा अकोमोलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास लिम्फोमा क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा अगर इंक्रीज हो जाए नंबर में तो कैंसर हो जाता है व्हाइट ब्लड सेल का। लिम्फोमा, लिम्फोसाइट्स इंक्रीज इन नंबर तो लिम्फोमा हो जाएगा। तो इस वजह से बी सेल लिम्फोमा का रिस्क जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये दो इमेज, इन इमेज से भी पूछ सकता है। तो हाशिमोटो थायरोइडाइटिस में मेन चीजें आपके पास, हाशिटॉक्सिकोसिस क्या होता है, हर्थल सेल क्या होते हैं, बी सेल लिम्फोमा ये क्या होता है। ठीक हो गया। और उसके अलावा कौन कौन सी एंटीबॉडीज बनती हैं, एंटी टीपीओ और एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी बनती हैं। ठीक है, और मोस्ट कॉमनली कौन से
आपके इम्यून सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो लिम्फोसाइट्स मेन जो है ना वो रोल प्ले करते हैं। ठीक हो गया जी। तो यहां तक बात होगी हाशिमोटो थायरोइडाइटिस की। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज है वो है सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायरोइडाइटिस। अच्छा, ये जो सॉरी, ये जो हाशिमोटो है ना, हाशिमोटो एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये डिजीज डिस्कवर की थी। ठीक है, आगे इन्फ्लेमेशन है तो हाशिमोटो से परेशान नहीं होना कि ये पता नहीं क्या होता है, कि ऑर्गन होता है, क्या होता है। हाशिमोटो जो था वो आपके पास साइंटिस्ट था जिसने ये, डॉक्टर जिसने ये डिजीज डिस्कवर की थी, सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायरोइडाइटिस। सब एक्यूट का मतलब होता है कि कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है और एक्यूट इन्फेक्शन के बाद आपके पास ये डिजीज हुई है, मतलब कि इन बिटवीन द एक्यूट एंड क्रोनिक। तो क्रोनिक और एक्यूट, एक्यूट और क्रोनिक के दरमियान वाली जो स्टेट होती है ना उसको बोलते हैं सब एक्यूट। सब एक्यूट, ठीक है। तो एक्यूट इन्फेक्शन कौन सा हुआ है, कि वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये बात है मेन कि सब एक्यूट इस वजह से कहा जाता है। ग्रेनुलोमेटस का मतलब ये है कि आपके पास जो इम्यूनोलॉजिकली मैक्रोफेजी सेल है ना, मैक्रोफेजिस जो हैं, मैक्रोफेजिस मेनली आपके पास ग्रेनुलोमा बना देते हैं। वो आपके पास मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल जब बहुत ज्यादा मैक्रोफेजिस अकोमुलेट हो जाएंगे तो ग्रेनुलोमा बन जाएगा। इसका मतलब है ग्रेनुलोमेटस, थायरोइडाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ये बात हम दोबारा इसकी जो जब पैथोलॉजी देखेंगे तो मैं आपको और ज्यादा क्लियर कर दूंगा। तो ये आपके पास इस डिजीज का वर्डिंग के हिसाब से मीनिंग है। आगे अब देखते हैं कि हम इसमें होता क्या क्या है। आल्सो कॉल्ड डीक्यूरवेन थायरोइडाइटिस। ठीक है जी, इसको डीक्यूरवेन थायरोइडाइटिस भी कहा जाता है। ठीक है, क्यूरवेन इज एसोसिएटेड विद पेन। ठीक है, ये बात इसके साथ रिलेटेड है, तो इसी वजह से ये जो होती है वो पेनफुल होती है। मैंने पहले शुरू में बताया था जब इसका डिफरेंस बताया था। यूजली या सेल्फ लिमिटेड। ठीक है, ये सेल्फ लिमिटेड डिजीज है और नेचुरल हिस्ट्री ट्रांजिएंट हाइपरथायरॉयडिज्म, यूथायरॉयड स्टेट, हाइपोथायरॉयडिज्म, नेक्स्ट फिर यूथायरॉयड स्टेट, ऑफन प्रीसीडेड बाय वायरल इन्फेक्शन। एक्सक्यूज मी। कि आपके पास कोई वायरल इन्फेक्शन था उसके बाद हुई। यूथायरॉयड स्टेट इसमें 2 दफा आ रही है, ये मैं बताऊंगा कि क्यों आ रही है 2 दफा। फाइंडिंग्स इसमें क्या क्या है। ईएसआर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ जाता है। जा पेन, जा पेन क्यों होगी, वेरी टेंडर थायराइड के बहुत ज्यादा, 2 दफा यू थायराइड स्टेट मिल रही है एक तो। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट है इसका। और ये पेनफुल कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा पेनफुल होती है, और बाकी इसमें ग्रेनुलोमा बनता है, तो ये चीजें हम देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायरोइडाइटिस। ठीक है जी, तो हमारे पास सब एक्यूट का मतलब है कि एक्यूट इन्फेक्शन के बाद कोई कंडीशन हुई है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि ये पोस्ट वायरल होगी। पोस्ट वायरल कंडीशन है कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ, जैसे मीजल मम्प्स। ठीक है, मीजल्स मम्प्स। ठीक है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ, तो जैसे कि आपके पास वायरस इन्फेक्शन हुआ और उसने क्या करवा दिया, फेरेंजाइटिस। तो फेरेंजाइटिस होने के बाद आफ्टर 2 वीक आपके पास आपको क्या कंडीशन मिलेगी, कि आपका थायराइड जो होगा वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो होता है इसका। अब इसकी जो पैथोलॉजी, सॉरी, पैथोजेनेसिस जो है इसकी, वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास मोस्ट कॉमनली जब भी वायरल इन्फेक्शन होगा तो इधर हम बना लेते हैं फॉलिकल सेल। तो ये फॉलिकल सेल जो है, ठीक है जी, यहाँ पे वायरस आया और वायरस ने क्या किया, कोई भी वायरस आया और वायरस ने इसको मारना शुरू किया। ठीक है जी, किसको मारना शुरू कर दिया, उसने आके फॉलिकल्स को, थायराइड के जो फॉलिकल्स थे उसको मारना शुरू कर दिया। तो जब इसको मारना शुरू कर दिया ना, तो इसके रिस्पॉन्स में फौरी तौर पे जो हमारी बॉडी में एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स थे, ठीक है, वो फौरी तौर पे आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जो कि बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है, तो वो इसको क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट करेंगे CD8 सेल के ऊपर। ठीक हो गया, CD8
हेल्पर सेल जो है ना, साइटोटॉक्सिक सेल, उन पे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जब उन पे प्रेजेंट करेंगे ना, तो हम वो दो काम करेंगे। एक तो फौरी तौर पे क्या करेंगे कि ये मार देंगे इसको, थायराइड के फॉलिकल को मार देंगे, ठीक हो गया। और साथ वायरस को भी मार देंगे, दोनों चीजें मार दी। और मारने के बाद ये करेंगे कि मैक्रोफेजिस को पास बुलाएंगे कि इधर आओ यार, लड़ाई हो गई है, तो जंग लगने लगी है, आप आओ मेरी मदद करो। जैसे हम बंदे बुला लेते थे, है ना, कि जब लड़ाई होती थी, चलें ठीक है। तो मैक्रोफेजिस जो थी होते हैं, वो आ जाते हैं, ठीक है। जब मैक्रोफेजिस आएंगे ना, तो जो ये सेल रप्चर हुआ है, जो ये सेल टूटा है, डिस्ट्रॉय हुआ है, तो यहां से आपके पास जो इसके कंपोनेंट है, मतलब कि यहां से क्या क्या चीजें निकलेंगी। एक तो फॉलिकल्स की कुछ प्रोटीन बाहर आ जाएंगी, ठीक है, कुछ फॉलिकुलर प्रोटीन आएंगी, और कुछ आपके पास वायरल प्रोटीन भी बाहर आ जाएंगी, और फॉलिकुलर प्रोटीन भी आ जाएंगी, जो कि थायराइड की। ये मैक्रोफेजिस दोनों को अपने अंदर आपके पास इनगल्फ करेंगे, ठीक है, फैगोसाइटोज करेंगे, और लिम्फ नोड के पास आ जाएंगे, ठीक है। लिम्फ नोड आपके पास जो नियर बाय लिम्फ नोड होगा ना, उसके पास आएंगे, और यहां से कहेंगे रुको, मैं और बंदे लेके आता हूं, अभी हम आपसे लड़ते हैं और ज्यादा, ठीक है। तो वहां पे सेम प्रोसेस होता है, आपके पास टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स लिम्फ नोड में पड़े होते हैं। तो पहले CD4 टी सेल्स आपके पास एक्टिवेट होंगे, वो फर्दर साइटोकाइंस रिलीज करेंगे, फर्दर मैक्रोफेजेस आएंगे, और फिर उसके बाद आपके पास बी सेल्स की एक्टिवेशन हो जाएगी, बी सेल्स भी आएंगे, तो वो एंटीबॉडीज बनाएंगे। तो ये सारी कंडीशन जो होती है ना, वो आपके पास आ जाती है, ठीक है, और वो दोबारा से थायराइड पे आके हमलावर हो जाती हैं, ठीक है। तो थायराइड पे जाके जब हमलावर हो जाती हैं, अच्छा, ये बात आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं ना, कि आपको नहीं पता चल रहा कि CD4 आ रहा है, CD8 आ रहा है, साइटोटॉक्सिक आ रहा है, मैक्रोफेजिस आ रहा है, तो ये एक सेपरेट आपके पास टॉपिक है इम्यूनोलॉजी में, उसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे। तो अब जो हम चीज पढ़ रहे हैं, आपने उस पर फोकस करना है कि आपने कैसे सब एक्यूट को दूसरे से डिफरेंशिएट करना है। तो ये जो बातें हैं हम बहुत डिटेल में करेंगे, इसकी आपने परेशानी नहीं लेनी, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो होता ये है, मेन चीज जो हमें पता होना चाहिए कि इसमें ग्रेनुलोमेटस है, तो ग्रेनुलोमा बन जाता है। ग्रेनुलोमा क्यों, किस तरह से बनता है कि आपके पास यहाँ पे जो मैक्रोफेजिस है ना, बहुत ज्यादा मैक्रोफेजिस, ये जो मैक्रोफेज है, एक मैक्रोफेज है, ये दो मैक्रोफेज, तीसरा मैक्रोफेज, तो ये जो मैक्रोफेज हैं, ये सारे यहाँ पे जो अकोमुलेट हुए हैं, ये सारे आपस में क्या होंगे, मर्ज हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। जब ये जुड़ जाएंगे तो इसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, ठीक है। कि एक में आपके पास अब एक अकेला अकेला नहीं है, बल्कि वो सारे आपस में जुड़ गए हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे एक ग्रो सा बन जाएगा, जिसमें मल्टीपल मल्टी न्यूक्लिएटेड आपके पास सेल होंगे, जिसको बोलते हैं जाइंट सेल, ठीक है। और ये सारे के सारे इस तरह लिम्फोइड सेल जो था, सॉरी, लिम्फोइड सेल कह दिया, जो आपके पास था थायराइड, वहां पे आपके पास इस तरह से अकोमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ लिम्फोसाइट्स भी आएंगे, और लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो आपके पास ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल के बाहर आउटर लेयर बना देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपके पास डिपेंड कर रहा होता है, दरमियान में क्या था, ये रेड आपके पास जो, सॉरी, दरमियान में सिंगल न्यूक्लियस वाला कौन सा सेल है, मैक्रोफेजिस, और उसके बाद मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, और उसके बाद बाहर लिम्फोसाइट्स। तो ये जो आपके पास एक पैटर्न बनता है इन तीनों स्ट्रक्चर्स का, इसको हम बोलते हैं ग्रेनुलोमा, ठीक है। तो ये जो ग्रेनुलोमा इसमें इस तरह से बन जाता है, और वो आपके पास आपको नजर आएगा, देखने को मिलेगा। क्यों बना, पोस्ट वायरल इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे जंग हुई, और जंग के बाद आपके पास जो हमारे बॉडी की आर्मी है वो आई, और वहां पे उसने ग्रेनुलोमा बना दिया। बात जो अहम समझने वाली ये है कि ये जो कंडीशन होती है वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल होती है। ये बात है, अहम इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो डिजीज है, डीक्यूर थायरोडाइटिस, डीक्यूर वेन थायरोडाइटिस, ये पेनफुल कंडीशन होती है। और इसके साथ साथ आपके पास यूथाइरोइड स्टेट आएगी, यूथाइरोइड स्टेट आएगी, पहले हाइपर, हाइपर यूथाइरोइड, फिर हाइपो, ठीक है, हाइपो, और फिर दोबारा से यूथाइरोइड, यूथाइरोइड। वो ये बात कर रहा है कि ये जो कंडीशन होती है, यहां पे रिकवरी हो जाती है, थायराइड ग्लैंड दोबारा से रिकवर होगा, और रिकवर होने के बाद दोबारा से
T3 का जो लेवल है वो नॉर्मल अपने सीरम में, मतलब ब्लड में वो नॉर्मल हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं यूथाइरोइड। ठीक है, इस वजह से ये जो आपके पास कंडीशन है सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायरोडाइटिस, इसमें आपके पास जो थायराइड ग्लैंड है आफ्टर सम टाइम वो रिकवर कर जाता है और दोबारा से अपनी सेम हालत में आ जाता है। लेकिन जो हाशिमोटो थायरोडाइटिस का था वो दोबारा से अपनी सेम हालत में नहीं आ सकता, बल्कि वो बस्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाती है उसकी, और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक हो गया, तो ये उसने इस वजह से लिखा हुआ था कि हाइपर यूथाइरोइड, हाइपो एंड फिर दोबारा से यूथाइरोइड। ठीक है जी। ग्रेनुलोमा हमने देख लिया, पेनफुल होता है, ये सारी बातें हमने देख ली। कोई ऐसी बात हम देखते हैं कि जो हमने अभी तक थी जो नहीं डिस्कस की, तो यही सारी बातें थी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। सेल्फ लिमिटेड डिजीज है, दोबारा से ठीक हो जाएगी। यूथाइरोइड है, वायरल इन्फेक्शन के बाद होगा। ईएसआर, और आपके पास जा पेन आपके पास इस वजह से होगा कि जब आपके पास ये इन्फ्लेम्ड होगा ना, इन्फ्लेम होने के बाद जब ग्यूटर बनेगा, जब थायराइड का आपके पास साइज इंक्रीज होगा, तो वो आपके पास जो साइडों पे आपके पास जो भी ऑर्गन पड़े हुए हैं, जो ना आपके पास नर्व्स गुजर रही हैं, उनको कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से आपको जा पेन भी देखने को मिलेगी। मतलब कि बात करने का मकसद ये है कि आपने पिक कैसे करना है एमसीक्यूज, तो ये पेनफुल कंडीशन होती है। सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस जो होती है वो पेनफुल कंडीशन होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास रिडल थायराइडाइटिस। ठीक है जी। तो रिडल थायरोडाइटिस आपके पास वो ये कह रहा है कि आल्सो कॉल्ड इन्वेसिव फाइब्रस थायरोडाइटिस में अकर एज पार्ट ऑफ IgG4 रिलेटेड डिजीज स्पेक्ट्रम। इसमें और क्या मिलेगा? ऑटोइम्यून पैंक्रियाटाइटिस, रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस और नॉन इन्फेक्शियस एओर्टाइटिस। तीन चीजें इसमें इसके अलावा भी मिलेंगी। हाइपोथायरॉयडिज्म अकर इन 1/3 ऑफ पेशेंट, के आपके पास कम पेशेंट होते हैं कि जिनमें हाइपोथायरॉयडिज्म मिलता है, नॉर्मली नहीं मिलता। ठीक हो गया। फाइब्रोसिस में एक्सटेंड टू लोकल स्ट्रक्चर, कि ये जो फाइब्रोसिस होगी वो लोकल स्ट्रक्चर में भी इन्वेड कर जाएगी, जैसे ट्रेकिया है आपका, विंड पाइप है, और एसोफेगस है आपका, फूड पाइप है। तो इन दोनों में ही आपके पास क्या होगा कि एक्सटेंड कर जाएगी फाइब्रोसिस। मिमिकिंग एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा उसको कहते हैं कि जो हम सही से डायग्नोज ना कर सकें कि ये किस सेल का कार्सिनोमा है, कि इसका ओरिजिन क्या है, उसको बोलते हैं एनाप्लास्टिक। तो वो ये कह रहा है कि ये ऐसी कंडीशन होती है कि जो हमें बताती है, हमें मिमिक कर रही होती है कि जैसे कोई एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा बन चुका है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि ये जो फाइंडिंग है ना, स्लोली इनलार्जिंग, आहिस्ता आहिस्ता इनलार्ज होगा, हार्ड रॉक लाइक, कि इतना सख्त होगा पत्थर की तरह। ठीक है जी। और उसके बाद फिक्स्ड एंड नॉन टेंडर, पेन नहीं होती इसमें, ऊपर वाले में पेन होती थी, इसमें पेन नहीं होती। हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखेंगे तो थायराइड रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस टिश्यू एंड इन्फ्लामेटरी इनफिल्ट्रेट्स जो होंगे वो हमें देखने को मिलेंगे। ठीक हो गया, तो ये सारी बातें हम देख लेते हैं। अब सबसे मेन डिफरेंशियल पॉइंट हम आते हैं, तो वो हमारे पास ये है कि ये आपके पास जो होता है वो पेनलेस होगा। पहली बात होगी जी, ये पेनलेस है। ठीक है, और हार्ड रॉक लाइक। ठीक है, ये क्यों होगा रॉक लाइक हार्ड? इस वजह से होगा क्योंकि फाइब्रस टिश्यू जो है ना वो आपके पास क्या होते हैं कि वो अकोमोलेट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसकी पैथोजेंसिस की हम बात करते हैं, तो आपकी बॉडी में जो आपके पास टी सेल हैं, टी सेल प्लस आपके पास जो प्लाज्मा सेल हैं, ये दोनों आपके पास क्या करेंगे? प्लाज्मा सेल आपके पास बॉडी में ऑटो इम्यून, आपके पास ये रिएक्शन है खुद ब खुद ही जनरेट हुआ है। तो ये जब ये जनरेट होगा तो ये IgG4 एंटीबॉडीज जो होंगी प्लाज्मा सेल वो स्क्रीट करना शुरू कर देंगे, और ये आपके पास आई को इन्वॉल्व करेगी, आंख को इन्वॉल्व करती है। ठीक हो गया। उसके अलावा आपके पास पेंक्रियाज को इन्वॉल्व करती हैं यही एंटीबॉडीज। ठीक है, पेंक्रियाज को इन्वॉल्व करती हैं, और उसके बाद आपके पास थायराइड ग्लैंड को इन्वॉल्व करेंगी। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास एओर्टा, एओर्टा को भी कई दफ़ा इन्वॉल्व कर लेती हैं। और अगर आपके पास इन IgG4 एंटीबॉडीज ने ऑटो रिएक्टिव जो खुद ब खुद एक्टिवेट हुई थी, उन्होंने थायराइड को इन्वॉल्व किया है, तो ये कंडीशन आपके पास कहलाएगी रिडल थायरोइडाइटिस।
थायरोडाइटिस, ठीक है। इसके साथ साथ हमें पेंक्रियाज की कंडीशन भी मिलती है, आयोटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ एओर्टा, ये भी मिलेगा। अच्छा, ये जो राइडल है, ये परेशानी होना, ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। ओके हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि इसकी पैथोजेनेसिस की हमने बात कर ली, और फर्दर आपके पास ये जो टी सेल है ना, ये फर्दर साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं। ये जो साइटोकाइंस होती हैं वो फर्दर पता क्या करती हैं, कि ये आपके पास अगर थायराइड ग्लैंड पड़ा है, ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड में आपके पास फॉलिकल सेल है ना, ये फॉलिकल सेल है, तो फॉलिकल सेल के साथ साथ यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि फाइब्रोब्लास्ट सेल भी पड़े होते हैं। तो ये जो साइटोकाइंस टी सेल रिलीज करते हैं, तो वो ये फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट कर देते हैं। तो फाइब्रोब्लास्ट आपके पास जब एक्टिवेट होंगे, तो वो आपके पास क्या करेंगे, फाइब्रोसिस करवा देंगे, ठीक है। तो फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है, फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिवेशन होने की वजह से आपके थायराइड ग्लैंड की फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये जो फाइब्रोसिस होती है वो रुकती नहीं है, फिर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसके साथ साथ आपके पास अगर हम बात करें ना थायराइड के स्ट्रक्चर की, तो इस तरह से आपके पास बैक साइड पे ट्रैकिया पड़ा होता है, तो ट्रैकिया को इन्वॉल्व करेगी। साथ ही आपके पास क्या होता है कि एसोफेगस होता है, एसोफेगस को इन्वॉल्व करेगी। आपके पास जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है वो भी आपके पास यहीं से गुजर रही होती है। तो ये फाइब्रोसिस जो होगी वो पेनिट्रेट करती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी इस तरह से, नेक की तरफ, पीछे की तरफ बढ़ती जाएगी, ठीक हो गया। कब बाजुकात ऐसे होता है कि वन साइड ऑफ द नेक की गर्दन की एक तरफ बढ़ रही है, बाजुकात ये होता है कि दोनों साइड पे, बैक साइड पे, तो ये बढ़ती जाती है। तो जब ये इन्वॉल्व होंगे ना, तो इसके रिलेटेड हमारे पास क्या होगा, कि ये आपके पास डिस्फेजिया होगा या नहीं होगा, डिस्फेजिया, 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 डिफिकल्टी इन स्वेलविंग, ठीक है जी। और आपके पास उसको सांस लेने में डिस्निया भी होगा, सांस भी नहीं ले सही से ले पाएगा। और आपके पास ये जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है, तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, उसकी आवाज़ भी जो होगी वो भी आपके पास सही से नहीं निकलेगी, आवाज़ भी उसकी बदल जाएगी। वॉइस टोन जो होगी, वॉइस पिच जो होगी, वो आपके पास डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये सारी बात है, और इसमें मेन चीज़ ये है कि ये होगा पेनलेस, लेकिन ये बहुत ज्यादा सख्त होता है, सख्त होता है। इसको आयरन कॉलर भी कहते हैं, आयरन कॉलर के लोहे की गर्दन, ठीक है। आयरन कॉलर साइन इसमें मिलता है, मतलब कि बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है गर्दन, ठीक है जी। और प्रोग्रेसिव कंडीशन है, प्रोग्रेसिव, ऐसा नहीं होगा कि पहले थायराइड हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा, फिर यू, और फिर हाइपो, ऐसा कुछ नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता से फाइब्रोसिस बढ़ती जाती है, और T3 का लेवल जो होता है वो कम होता जाता है, ठीक हो गया जी। ये सारी बातें थी रिडल थायरोडाइटिस के रिलेटेड, ठीक है। कोई ऐसी बात जो हमने नहीं पढ़ी, हमने सारी बातें पढ़ ली हैं, ओके हो गया जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म की जो कंडीशन है ना, वो आपके पास अगर बच्चों में है, बच्चों में कोई बच्चा है, तो उसमें अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है, वो क्यों होगा, उसको पहले तो बात है कि उसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म, ठीक है। अगर बच्चों में आपके पास हाइपोथायरॉयडिज्म है, उसको बोलेंगे क्रिटिनिज्म। मोस्ट कॉमनली काज्ड बाय थायराइड डिसजेनेसिस, कि अगर थायराइड जो है वो सही से नहीं बना, जो ग्लैंड है आपका, एबनॉर्मल थायराइड ग्लैंड डेवलपमेंट, एजेनेसिस, हाइपोप्लेजिया, एक्टोपी, ठीक है जी। ये तीनों कंडीशन हो सकती हैं। एजेनेसिस के बना ही नहीं, हाइपोप्लेजिया के सेल जो हैं वो प्रॉपर नहीं बने, छोटे बने हैं। एक्टोपी का मतलब होता है कि अदर देन एक्चुअल पोजीशन, कि थायराइड की जो एग्जैक्ट लोकेशन थी वहां पे नहीं है, बल्कि इसके अलावा किसी और जगह पे जाके वो ओरिजिनेट हो चुका है, ठीक है। उसके अलावा ये कल हम पढ़ेंगे, इसकी जो जेनेसिस है ना, डेवलपमेंट है, जो कल हम पढ़ेंगे, दो टॉपिक पढ़ने हैं कल हमने, एक थायराइड कैसे बनता है, और दूसरा हम पढ़ेंगे कि जो ट्यूमर्स हैं वो किस तरह से। उसके अलावा डिसहॉर्मोजेनेसिस की वजह से भी बच्चों में ये कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। डिसहॉर्मोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, कि एबनॉर्मल थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, म्यूटेशन इन थायराइड पेरोक्सीडेज, कि जो इंजाइम था ना, जो ऑर्गेनिफिकेशन, ऑक्सीडेशन, कपलिंग करवाता था, उसमें म्यूटेशन है, वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा। और इसके अलावा आयोडीन सुफिशिएंट रीजन, कि बच्चा जो है मेटरनल, बाजुकात मोस्ट कॉमन ये है आपके पास, मोस्ट कॉमन काज जो है ना वो है आयोडीन डेफिशिएंसी इन मेटरनल, मतलब कि माँ में अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है, तो बच्चा जो होगा वो हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ प्रेजेंट करेगा, एक बात है। और जो डेवलप्ड कंट्री है, मतलब मोस्ट कॉमन जो है ना, वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी। लेकिन अगर डेवलप्ड कंट्री है, मतलब कि जिधर आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं है, तो वहां पे जो मोस्ट कॉमन काज होगी
वो आपके पास होती है थायराइड डिसजेनेसिस। ठीक है, यहां तक बात सारी होगी क्लियर। एक और यहाँ पे एमसीक्यूज है, हम बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। वो ये है कि अगर पेशेंट है, पेशेंट जो बच्चा है, बच्चा बिल्कुल आपके पास सारे, अच्छा एंड पे करेंगे ये बात, पहले हम इसको डिस्कस कर लें। अच्छा जी, इसमें फाइंडिंग्स क्या क्या मिलेंगी कि जो ये जो बच्चा होगा वो पोर्ट बेली, पेल, पफी फेस, प्रोट्रूडिंग अम्बिलिकस, प्रोट्रूडिंग टंग एंड पुअर ब्रेन डेवलपमेंट, ये 6 P's के साथ उसने इसको बताया हुआ है। दो तीन बातें तो हमें पहले पता चल गई हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है, आसान सी बातें हैं कि या तो टीपीओ नहीं सही काम करेगा या सही से थायराइड ही नहीं बनेगा। अब इसके जो सिम्टम्स है वो कैसे याद करने हैं, तो हम एक बच्चा बनाते हैं थोड़ा पैरेलल सा इस तरह से। ठीक है, ये बच्चा है, ठीक है जी, और ये, ठीक है। अच्छा, अब ये जो उसने पहले उसने कहा कि सबसे पहले क्या होगा कि पोर्ट बेली, पोर्ट बेली का क्या मतलब है कि उसका पेट निकला होगा, ये पोर्ट बेली हो गया, ठीक हो गया जी। और इसके बाद उसने क्या कहा कि प्रूटूड अम्बलिकस, तो उसकी जो अम्बलाइकस है वो भी आगे की तरफ निकली होगी। ठीक है, दो सिम्टम्स हो गए। उसके बाद उसने कहा कि प्रूटूड टंग, कि उसकी जो टंग है वो भी बाहर की तरफ निकली होगी, 3 सिम्टम्स हो गए, ठीक हो गया। उसके अलावा उसने कहा कि पफी फेस, उसका जो फेस होगा वो पफी होगा, पफी फेस, ठीक है। और पुअर ब्रेन डेवलपमेंट, पुअर ब्रेन डेवलपमेंट, जो उसका ब्रेन होगा ना वो भी पुअर डेवलप होगा। और एंड पे उसने कहा था कि पेल होगा, ये पेल होगा, ये जो पेशेंट होगा ना, बच्चा जो होगा वो पेल होगा। तो ये 6 सिम्टम्स हैं, इस तरह याद कर लें अगर आसान है। सबसे पहले आपके पास पोर्ट बेली, सॉरी पोर्ट बेली, पेट बाहर की तरफ होगा, प्रोट्रूड अम्बलिकस, ठीक है जी, प्रोट्रूड टंग, ठीक है जी। और उसके अलावा पफी फेस, पफी फेस, मिक्स डीमा हमने कल पढ़ा था, जो मतलब एडिमेटस सा फेस होगा उसका। और पुअर ब्रेन डेवलपमेंट, पुअर ब्रेन डेवलपमेंट और पेल होगा। तो ये 6 सिम्टम्स है। अच्छा, सिनेरियो ये था एमसीक्यूज का, ये हाइपोथायरॉयडिज्म वाला जो पेशेंट होगा, क्रिटिनिज्म का जो बच्चा होगा, उसके ये सिम्टम्स होंगे। एमसीक्यूज ये है कि बच्चा जो है वो आपके पास ये सारे सिम्टम्स दे रहा है, सारे सिम्टम्स प्रेजेंट कर रहा है इन सारे सिम्टम्स के साथ, लेकिन लेकिन उसकी जो एज है वो लेस देन 2 वीक है, 2 वीक से छोटा बच्चा है। अगर 2 वीक से छोटा बच्चा है तो उसका सीरम एनालिसिस किया, तो सीरम एनालिसिस पे हमें T4 T3 जो था वो नॉर्मल मिला, नॉर्मल। व्हाट इज द काज ऑफ दिस नॉर्मल T4 and T3? तो यहाँ पे एमसीक्यूज ये है कि जो आपके पास T3 T4 होता है ना, मेटरनल, आपके पास जो मदर का T4 T3 होता है वो ट्रांसप्लेसेंटली आपके पास क्या करता है कि वो फीटस में आ जाता है, कि मतलब वो ट्रांसप्लेसेंटा से T4 T3 जो होगा वो बच्चे में आ जाएगा। तो 2 वीक तक T4 T3 जो होगा वो नॉर्मली रहेगा। अच्छा, अब T4 T3 बच्चे के सीरम में तो नॉर्मल है, बच्चे के सीरम का टेस्ट किया ना, नॉर्मल है। लेकिन अब एजेंसीज है, एजेंसीज मतलब कि वो नेक्स्ट तो नहीं ना बना सकता, जो उसने नेक्स्ट बनाना था वो नहीं बना पाएगा। तो ये आपके पास एक्सेप्शन है। क्यों इस तरह से होता है कि T4 T3 इस वजह से नॉर्मल होता है, क्योंकि T4 T3 जो होता है वो मेटरनल ट्रांसप्लेसेंटल मूव इनटू द बेबी। ओके हो गया जी, तो इसके साथ ये एमसीक्यूज था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है अदर काजेज जो हैं, वो हमने पहले ही पढ़ ली थी। आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से मैंने शुरू में बता दी है, आयोडीन एक्सेस की वजह से मैंने बता दिया, वुल्फ चेक ऑफ इफेक्ट, ड्रग एम्योड्रोन, लिथियम जो है ना वो डिस्ट्रक्शन करती है, फॉलिकुलर सेल की डिस्ट्रक्शन कर देती है, मूड स्टेबलाइजर होती है। तो एम्योड्रोन का बता दिया, वो आयोडीन होती है। नॉन थायराइड इलनेस सिंड्रोम कार्ड यू थायराइड 6 सिंड्रोम, यू थायराइड 6 सिंड्रोम की कंडीशन ये है, कुछ भी नहीं होता ये, आपने सिर्फ इतना याद रखना है, मैंने आपको कल भी बताया था कि T4 जो होता है ना वो नॉर्मली कन्वर्ट होता है T3 में, ठीक है। लेकिन अगर इलनेस की कंडीशन है ना, कि कोई इलनेस है, स्ट्रेस बढ़ गई है, तो स्ट्रेस बढ़ने की कंडीशन में आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे एक एंजाइम यूज हो रहा था जिसको बोलते हैं 5 प्राइम डी आयोडीनेज। तो डी आयोडीनेज, 5 प्राइम डी आयोडीनेज कन्वर्ट करता है T4 को T3 में। अगर कोई इलनेस की कंडीशन है, स्ट्रेस बढ़ गया, तो ग्लूकोकोर्टिकाइड्स बढ़ जाते हैं, ठीक है,
कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स बढ़ेंगे तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स इस पेरिफेरल 5 प्राइम डीआयोडीनेज को इनहिबिट कर देते हैं। जब इसको इनहिबिट कर देते हैं ना, तो ये जो T4 होता है वो आपके पास कन्वर्ट हो जाता है रिवर्स T3 में, रिवर्स T3 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्टेट होती है, इनएक्टिव स्टेट। ठीक है, तो इसमें यही मिलता है कि आपको रिवर्स T3 का लेवल ज्यादा मिलेगा, T3 कम मिलेगा, और सम हाउ T4 जो होता है वो नॉर्मल मिलेगा या कम मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि यूथायरॉइड 6 सिंड्रोम में आपके पास क्या होता है कि T4 जो है वो रिवर्स T3 में कन्वर्ट कर हो जाता है, जो कि मेटाबॉलिकली इनएक्टिव कंडीशन होती है। ठीक है जी, कार्ड यू थायराइड 6 सिंड्रोम डिक्रीज T3 कम मिलेगा विद नॉर्मल T4, या डिक्रीज मिलेगा या नॉर्मल मिलेगा। एंड TSH, जो TSH है वो भी नॉर्मल या कम मिलेगा इन क्रिटिकली इल पेशेंट। रिवर्स T3 का इन्होंने इधर बात नहीं की, वो एक्स्ट्रा बात आपको बता दी थी, इधर बुक पे नहीं है। तो रिवर्स T3 जो होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो हमने डिस्कस कर लिया है।